एंड ऑफ लेट आई हैव बिन लिसनिंग टू पीपल, और सभी लोग बोल रहे हैं कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, 1 महीने रह गया यार, यूपीएससी ईपीएफओ में, एपीएफसी भी आ गया, क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, मैंने जो मेहनत करी है वो टाइम आ गया आपको देने का, काफ़ी रिसर्च करा है मेहनत मैंने। शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोज़ आएंगे, एंड ट्रस्ट में इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, इसी को बार बार देख लेना, पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे, टेंशन ही मत लो, क्योंकि बहुत रिसर्च्ड है, बहुत ही तरीके से बनाया है मैंने। तो मैं मतलब स्टार्ट करना चाहूँगा ये मतलब शॉर्ट वीडियोज़ के सीरीज़ चलाऊँगा मैं, जिसमें कि सारा कुछ कवर हो जाएगा और उससे बाहर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा सिलेबस से कम कर दूंगा या कुछ आई विल बी टीचिंग समथिंग लेसर, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे अपन, सब कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी। तो बेसिकली मैंने आज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी उठाया है आज, ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो इसको मैं कंसाइजली कवर करता हूँ, आप लोग फॉलो करते रहना ये सीरीज़, आपका सिलेबस यहाँ से हो जाएगा, जो भी कराऊंगा मैं सारा कुछ कवर कर लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इससे बाहर मत पढ़ना, ये जो भी नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, कैसे मिलेंगे क्या मिलेंगे सब बता दूंगा बाद में। अभी स्टार्ट करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, एग्ज़ाम आ रहा है। और क्योंकि मतलब मैं बता रहा हूँ, थैंकफुली मैं हूँ आप लोगों के लिए कि सब कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी तो आप देखते रहो घंटे घंटे भर के लेक्चर, कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं बता रहा हूँ, वो 2 या 3 घंटे का लेक्चर देखोगे तो यही ये जो मैंने डिराइव किया है, इससे भी कम आप कंटेंट पा पाओगे। तो दिस इज़ क्रिस्प एंड ऑसम कंटेंट, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम गारंटिंग इट दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो लेट्स बिगिन। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का पहला जो होता है कंडीशन, लगता कहाँ पे है, ये लगता है फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के अंदर जो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हैं, या शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जो शॉप्स या इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश्ड हैं, या 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जहाँ पे भी हों वहाँ ये एक्ट लग जाएगा। किसी भी इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री या किसी भी फॉर्म में 10 और मोर एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 में कुछ एडिशन होते हैं, कुछ एक्सक्लूड कर देता है, लेकिन ग्रेच्युटी में इंक्लूड हो जाता है। क्या क्या एक्सक्लूड करता है फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948? माइंस को, प्लांटेशन को, ऑयल फील्ड को, पोर्ट एंड रेलवे को, और ये सारी की सारी इंक्लूडेड रहती हैं ग्रेच्युटी में, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ग्रेच्युटी लेने के लिए आपको अपने फर्म से वहाँ पे मिनिमम 5 ईयर की सर्विस रेंडर करना ज़रूरी है। यू हैव टू रेंडर मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन है, इसका एक एक्सेप्शन है। इन केस द एम्प्लॉई डाइज़, है ना, या तो उसकी डेथ हो जाए या वो डिजेबल हो जाए, है ना, अपाहिज हो जाए, मतलब कुछ हो जाए उसको, मशीन गिर जाए, उसकी वजह से परमानेंट या उसकी पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए, मतलब उसकी अर्निंग कैपेसिटी को बेसिकली रिड्यूस कर दे वो चीज़। तो इस केस में क्या होता है ना, ये 5 ईयर्स का सर्विस का रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होता है आपको, फिर आप तब भी आप क्लेम कर सकते हो इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबलमेंट। तो आते हैं हम अपन अपने नेक्स्ट 4th पॉइंट पे। कॉन्टीन्यूस सर्विस, यहाँ के लिए कुछ मिनिमम कॉन्टीन्यूस सर्विस का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब क्या रिक्वायरमेंट होता है ये आप देखो कि नंबर ऑफ डेज कंसिडर्ड एज कॉन्टीन्यूस सर्विस इन 1 ईयर्स। 1 साल के अंदर कॉन्टीन्यूस सर्विस आप किसको मानोगे भाई? ऐसा होता है 365 दिन होते हैं, 300 जो भी दिन होते हैं, 66 दिन होते हैं, उसको आप कॉन्टीन्यूस सर्विस मानोगे। तो क्या मानोगे? तो देखो आप क्या मानोगे। अंडरग्राउंड माइंस में अगर आप काम करते हो, राइट, या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको एक हफ्ते में 6 दिन से कम काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे साल भर में अगर आप 190 दिन भी काम करते हो तो उसको अपन 1 साल कंसिडर कर लेंगे। सिमिलरली अगर आप इनके अलावा, मतलब अंडरग्राउंड माइंस या 6 दिन से कम जहाँ काम होता है, इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा कहीं और काम करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कंपनीज हो सकती है, एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे आपको 240 डेज़ मिनिमम काम करना पड़ेगा, ठीक है, कंसिडर होने के लिए वो 1 साल, है ना। हाँ, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऊपर में मिस कर दिया है, ये वाला देख लेना। जब डेथ होती है तो कैसे मिलता है ग्रेच्युटी, तो वो मिलेगा आपको, नॉमिनी को पेएबल होगा वो, ठीक है। अगर नॉमिनी नहीं है तो उसके एयर को मिलेगा, मतलब उसका जो भी कहते हैं ना कि वंशज, वंश जो आगे होगा उसका, जो भी, 1 सेकंड, ठीक है, उसको मिलेगा। और अगर जो उसका एयर है वो माइनर है, ठीक है, तो उसका पैसा जो है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कहीं जमा करा देगी, और वो जब एडल्ट हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एडल्ट होने पे,
ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैंने बता दिया कि भाई 190 दिन कब, जब वो अंडरग्राउंड माइंस या फिर ऐसी जगह काम करता है जहाँ पे हफ्ते में 6 दिन से कम काम होता है, और बाकी सारी जगहों के लिए 240 दिन। 1 साल कंसिडर करोगे इसको, और 6 महीने किसको कंसिडर करोगे, कुछ नहीं, इसका बाई 2 कर देना आप, ठीक है। यानी कि अगर जहाँ 190 दिन कंसिडर होता है 1 साल, वहाँ ये कंसिडर होगा कितने दिन, 95 डेज़ हो जाएगा ये, ठीक है। और सिमिलरली ये हो जाएगा 120 डेज़, ठीक है। जो सीजनल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है ना, सॉरी, जहाँ पे सीजनल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे 75% ऑफ द टोटल डेज़ भी अगर आप काम करते हो, ठीक है, जब बिज़नेस ऑपरेशन में था, मतलब वो चलते हैं नहीं, सीजनल इंडस्ट्रीज़ का मोस्टली क्या रहता है कि पूरे साल चलते नहीं हैं, मैक्सिमम 6 महीने या उससे कम चलते हैं, तो या फिर डिपेंड करता है, स्पोरेडिकली भी कभी कभी चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते हैं। तो ऐसी सीजनल इंडस्ट्रीज़ में अगर आपने जितने भी दिन ऑपरेशन में था इंडस्ट्री, लेट्स से कि 40 दिन ऑपरेशन में था इंडस्ट्री, 40 दिन चली है पूरे साल में, तो उस 40 दिन का 75% यानी कि 3/4, यानी कितना हो गया 30 डेज़। तो उस 40 दिन में अगर आपने 30 डेज़ काम किया है तो आपका 1 साल का एम्प्लॉयमेंट कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये पेबल कब होता है, ग्रेचुटी टर्मिनेशन पे, उसका एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन पे पेबल होगा, ठीक है, कम से कम 5 साल की सर्विस के बाद, जो मैंने ऊपर बताया था ये वाला पॉइंट, ये देखो, तो ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे हम यहाँ लेके आ रहे हैं, ठीक है। 5 साल की सर्विस उसकी होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी ग्रेचुटी पे कर सकते हो आप, 20 लाख रुपए। अभी अमेंडमेंट हुआ था, रिसेंट अमेंडमेंट में, वो पहले 10 लाख की सीलिंग थी लेकिन अब 20 लाख कर दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि 20 लाख है अभी, है ना। और कैलकुलेट कैसे होगा, जो भी आपकी बेसिक सैलरी है प्लस जो डीए है उसको आप 26 से डिवाइड कर दो। 4 दिन हम संडेज़ ले लेते हैं, जैसे हफ्ते में 1 दिन संडे आएगा तो हम मान लेते हैं कि महीने में 4 दिन छुट्टी रहेगी, तो उस हिसाब से 26 दिन का महीना रहेगा। तो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस अपॉन 26 डेज़ इंटू 15 इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस। ये 15 इंटू 15 क्यों, क्यों क्या कंसिडर करते हैं हम पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी में, उसका आधे महीने की, हर साल जितना वो काम करेगा, ठीक है। 1 साल अगर उसने सर्विस दी है अपनी फर्म को, तो उस 1 साल में, उस 1 साल की सर्विस के लिए उसको हाफ मंथ का ग्रेचुटी अलाउड होता है ना। जैसे मान लीजिए आपने 1 साल की सर्विस दी, 1 साल की सर्विस मतलब या तो आपने 190 दिन में 190 दिन काम किया होगा इस वाले में, या तो इस वाले में आपने काम किया होगा 240 दिन, ठीक है। तो अगर, और या तो सीजनल वाले में आपने काम किया होगा 75% ऑफ द ऑपरेशन। अगर आपने ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल कर दी है तो इसका मतलब आपने काम कर लिया है कितने दिन, 1 साल। उस केस में आपको 15 डेज़ की ग्रेचुटी अलाउड होती है। और तभी मैंने देखो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ लिखा है ईयर्स ऑफ सर्विस। मान लो 5 साल के लिए काम किया है तो यहाँ पे आप इंटू 5 कर सकते हो ईयर्स ऑफ सर्विस की जगह पे, ठीक है। हाँ, एक इसका कंडीशन है कि हमेशा मिलेगा नहीं, इसका एक प्रोविज़ो है। वो प्रोविज़ो ये है कि ये इट कैन बी डिडक्टेड इफ़ डिसिप्लिनरी टर्मिनेशन या कुछ मोरल टर्पिट्यूड, यानी कि बहुत आपने कुछ कांड कर दिया हो, समझ रहे हो ना, या फिर बहुत विलफुल नेग्लिजेंस किया है, मतलब कुछ नेगलेक्ट ही कर दिया, मतलब बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं करना, ही नहीं करना, ज़बरदस्ती किए जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर आप डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया, डिसिप्लिनरी टर्मिनेशन हो गया या कांड कर दिए, उस केस में क्या होता है कि ये आपका पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी को विदहोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, मैंने ऊपर में बताया था 10 या उससे अधिक एम्प्लॉय होने चाहिए, लेकिन अगर एक बार ये लग गया पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी उस फॉर्म में, तो बाद में 10 के बाद अगर 9 भी हो जाते हैं तो ये रिवोक नहीं हो सकता। ये वाला जो रूल है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इतना सफिशेंट है, ख़त्म हो जाती है टॉपिक, और कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें। इसको रट लो, इसको याद कर लो, यू आर डन फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।